Okay, student. Today we study some numericals and topics fully. Okay, we study some numericals and topics fully. Okay, then let's go start the numericals. Okay, first numericals. Write down the questions. Okay, after then I will solve it. You also write the question in your copy. Okay, and the question is a very important and concept based. Question number 1A 1 there is a two question of different type. State the principle of moment as apply to the lever so in figure. ठीक है, फिगर कैसा है? इफोर्ट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, यहाँ पे फलक्रम है। ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया लोड 18 kgf। ओके, क्वेश्चन है। एंड नंबर 2 में क्या निकालना है? कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज if AB is equal to 2 meter and FA is equal to 20 centimeter. Okay, and the number B question is that calculate the effort needed to lift द लोड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको करने के बाद मैं अभी बता रहा हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके नाउ स्टूडेंट, मैं अभी ये क्वेश्चन मिटा दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। लिख लिए होंगे आप लोगों ने। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एज अप्लाइड टू द लीवर शोन इन फिगर। इस फिगर में जो दिखाया गया है, तो इसमें आपको क्या बताना है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मैंने कराया था इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होगा? फलक्रम के लेफ्ट साइड, फलक्रम के राइट साइड दोनों इक्वल होगा। मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा आपको। 2 नंबर में पूछ रहा है कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। ए बी दिया हुआ है, ए से बी ये पूरा दिया हुआ है 2 मीटर, और इस फलक्रम से ए का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज। और बी में पूछ रहा है कैलकुलेट द इफोर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। इस लोड को उठाने के लिए कितना इफोर्ट लगेगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है, डायग्राम से बना दे रहा हूँ। डायग्राम जो आपका गिवन है इस तरह से, इधर इफोर्ट लग रहा है। ठीक है, बी पॉइंट, इधर ए पॉइंट, और इधर जो है लोड लग रहा है। ठीक है, इधर फलक्रम है। ओके, ये फलक्रम है। ठीक है, लोड 18 kgf। ठीक है, 18 kgf। चलिए नंबर 1 में पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट निकालने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? सिंपल बात है, जहाँ फलक्रम से लेफ्ट साइड इक्वल टू फलक्रम टू राइट साइड क्या है? देखिए, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अरे जैसे होता है ना प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड।
होता है ना। बैलेंस मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल। तो ये फलक्रम क्या है, उसका फिक्स पॉइंट है, यहीं से ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जो लोड है इनटू ये एफ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा इफोर्ट इनटू ये एफ बी डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्वेश्चन में बोला है ओनली स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, इसमें सिर्फ स्टेट करना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का जो लीवर से अप्लाई, इसमें वैल्यू वैल्यू नहीं बैठाना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला है स्टेट द प्रिंसिपल। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, लोड इनटू फलक्रम यानी एफ ए लेफ्ट साइड और लोड और उसके बाद इफोर्ट इनटू फलक्रम के राइट साइड, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, याद रखिएगा ये तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। कभी कभी अगर इसका वैल्यू निकालने दे देगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नंबर 2 ए का ही नंबर 2 बोल रहा था, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बोल रहा था कितना होगा, ए बी दिया हुआ था हमारा 2 मीटर एंड एफ ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी ये एफ ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। चलिए अब आप बताइए, सबसे पहला रूल क्या था हमारा, जो गिवन है उसको लिख देना, लिख दिया। दूसरा रूल क्या था हमारा, सबके यूनिट को सेम करना, राइट। तो ये तो मीटर में, बट ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कीजिए, 20/100 0.2 मीटर। चलिए एफ ए भी कन्वर्ट हो गया ऐसा यूनिट में। अब क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इफोर्ट आर्म बाय लोड आर्म या इफोर्ट बाय लोड। अब आप बोलेंगे सर इफोर्ट बाय लोड क्यों होगा, लोड बाय इफोर्ट क्यों नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा क्या दिया, कैलकुलेट द इफोर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। इफोर्ट कितना लगेगा जिससे वो बॉडी लिफ्ट हो जाए, इसका मतलब ज़रूरी है कि इफोर्ट ज़्यादा होगा तभी तो वो उसको लिफ्ट कर सकेगा, इसलिए इफोर्ट ऊपर होगा। यानी इफोर्ट आर्म, कौन सा आर्म यूज हो रहा है, एफ बी इफोर्ट के लिए, और लोड आर्म क्या आ रहा है, एफ ए। ठीक है, अभी इस सब का अगर वैल्यू आपको पता है तो निकाल देंगे। एफ बी पता तो नहीं है आपको कितना है, एफ ए पता है, एफ ए इतना है, तो एफ बी कितना निकालेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस एफ ए, ए बी माइनस एफ ए। इस ये एफ बी को निकालना है, तो इस एफ बी को निकालने का मतलब क्या है, इस पूरे में से ए बी में से इतना पार्ट को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा इतना पार्ट, अगर इस पूरे में से अगर हम इतना पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो वही किया है, ए बी कितना दिया हुआ है 2 मीटर, एफ ए कितना दिया 0.2, इसको सॉल्व कीजिए 18/10 1.8 मीटर आ गया, सॉल्व हो गया 1.8 मीटर, एफ भी निकल गया। और जब एफ भी निकल गया तो बैठा दीजिए, एफ भी है 1.8 और ये है 0.2, कैंसिल करेंगे 2 9 जा 18 हो जाएगा 9, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 9। कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज हैव नो यूनिट, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने कितने आराम से ये निकल गया। कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में, सिर्फ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जाइएगा, जो रूल बताया है पहले जो गिवन है वो लिख दिया। दूसरा प्रोसेस हम लोगों ने क्या किया, यूनिट को सेम किया। तीसरा प्रोसेस जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखा और उसमें जो जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ बैठा दिया तो मिल गया। अगर वो चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद है तो डायरेक्ट बैठा देंगे, अगर हमारे पास नहीं मौजूद है तो जुगाड़ लगाएंगे मतलब उसको निकालेंगे हम लोग, सिंपल। चलिए अब इसी का बी नंबर में क्या बोला था, कैलकुलेट द इफोर्ट। अब बोला था कैलकुलेट द इफोर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। अब इफोर्ट पूछ रहा था, तो लोड कितना दिया हुआ है 18 kgf। मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों ने भी निकाला है 9, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड बाय इफोर्ट।
ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे लोड बाय इफोर्ट कैसे निकालेंगे, क्यों लिखेंगे लोड बाय इफोर्ट? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें इफोर्ट निकालना है, ठीक है, लोड का पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोड ज़्यादा है, यानी जो गिवन है उसको ऊपर लिखेंगे। अगर लोड एंड इफोर्ट दोनों दिया हुआ है और इफोर्ट ज़्यादा है लोड से, तो इफोर्ट बाय लोड होगा। लेकिन अगर लोड दिया हुआ है, इफोर्ट नहीं दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, या नहीं तो इफोर्ट दिया हुआ है, लोड नहीं दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। चलिए इफोर्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना है 18, मैकेनिकल लोड भी क्या है, एक तरह का फोर्स है यानी न्यूटन, और kgf क्या होता है, न्यूटन ही होता है, 1 kgf इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकला है 9, काट दीजिए 2 यानी 2 kgf। यहीं पे समझने का चीज़ है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय इफोर्ट, ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज इफोर्ट आर्म बाय लोड, आर्म लगा होगा तो इफोर्ट आर्म बाय लोड आर्म करेंगे, और अगर डायरेक्ट लोड एंड इफोर्ट का निकालने बोलेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय इफोर्ट। तो इस तरह से जो है हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है, और भी मैंने न्यूमेरिकल्स बताया है आपको, तो एग्ज़ाम में जो है इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। और भी कोई न्यूमेरिकल्स में आप लोग को डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप लोगों का क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है तो उसका जो है क्या बोलता है, किसी ने उसमें नाम ही नहीं लिखा है, ठीक है। तो आइंदा से जब टेस्ट लेंगे तो सभी कोई PDF बना के ग्रुप में भेजिएगा। आइंदा से जब टेस्ट लूँगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन से क्लास का है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको चेक करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, नाम भी नहीं लिखा है बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना, ठीक है, कौन सा क्लास का है वो भी नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने उस दिन में ICSE CBSE 9, 10 दोनों का ही टेस्ट लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी लिया था, ठीक है। तो मिक्सअप हो गया है, फिर भी मैं आस्ते आस्ते चेक कर रहा हूँ, आप लोग को जो देते जाऊँगा। ओके स्टूडेंट, नाउ हम लोग पढ़ते हैं पुल्ली, राइट। पुल्ली भी दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड पुल्ली, एक होता है मूवेबल पुल्ली। अब फिक्स पुल्ली में भी बहुत होता है, सिंगल फिक्स पुल्ली, डबल फिक्स पुल्ली, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली। अब मूवेबल पुल्ली में भी क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग एक एक करके हम लोग आस्ते आस्ते करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पुल्ली जो है हम लोग पढ़ेंगे पहले सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। और डायग्राम को, ये एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, ये एक क्या है, रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट मतलब क्या हो गया ये, कि यहाँ पे इस पुल्ली को लटकाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे जो है ये पुल्ली फिक्स है, और ये जो है इसके चारों तरफ से क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, ये इसके इसी एक्सिस के, ये जो एक्सेल है इस एक्सेल के ही चारों तरफ ये पुल्ली ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये एक अपने जगह से आगे पीछे मूव नहीं कर सक रहा है, सिर्फ अपने इस फिक्स पोजीशन पे ही राउंड राउंड घूम रहा है। इसी को बोलते हैं सिंगल फिक्स पुल्ली, क्योंकि सिंगल पुल्ली है और फिक्स्ड है। जैसे आपने कुआं देखा होगा और वेल, बहुत अभी तो नहीं है, पुराने ज़माने में क्या होगा या फिल्मों में देखा होगा, इस तरह से कुआं होता है। तो कुआं के ऊपर क्या होता है, इसी तरह से जो है पुल्ली लगा हुआ होता है, और एक जो है बाल्टी रहता है कुएं के भीतर, और यहाँ से एक इंसान क्या करता है, उसको खींचता है। क्या करता है, इंसान उसको खींचता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये फोर्ट लगाता है, तो इसमें कुआं का पानी भर के लोड क्या करता है, ऊपर की ओर आने लगता है, जैसे जैसे ये खींचता है। तो गाँव में क्या होता है, ट्यूबवेल होता है, वेल होता है, कुआं होता है। तो कुआं में जो पुल्ली लगा होता है वो सिंगल फिक्स पुल्ली का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये फ्रेम है जो फिक्स है, ये एक्सेल है, ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर स्ट्रिंग लगा हुआ है। एक तरफ स्ट्रिंग को इंसान खींच रहा है, यानी क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इफोर्ट लगा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये लोड, लोड मतलब क्या है, ग्रेविटी के कारण लोड क्या हो जाएगा, 10 kgf या 9.8 न्यूटन, यही होता है इसका वैल्यू, ठीक है। दोनों का वैल्यू का मतलब एक ही है, इफोर्ट लगा रहे हैं तो ये भी क्या होता है, ठीक है। चलिए
ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिक्स करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पुल्ली का अरेंजमेंट समझ गए। सिंगल फिक्स पुल्ली में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, वो पुल्ली मूव करता है। तो सिंगल फिक्स पुल्ली क्या है, क्या है इसको लिखिएगा। पुल्ली विच हैज़ इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन stationary in position is called a fixed pulley. A pulley which has its axis of rotation stationary in position is called fixed pulley. इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रुका हुआ हो यानी जमा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल फिक्स पुल्ली बोलते हैं। अब सिंगल फिक्स पुल्ली का हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, एक एक करके हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे और ईटा निकालेंगे यानी इफ़िशेंसी निकालेंगे। यही सब जो है एग्ज़ाम में पूछता है, न्यूमेरिकल्स पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे करते हैं। ओके, अब ये जो डायग्राम मैंने बना दिया था, ठीक है, इसको यहाँ पे फिर से बना देता हूँ शॉर्ट में ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, फिर से बना दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंसान नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट क्यों बना ही दिया है पहले से, मैं जस्ट यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे अभी जो बताऊँगा उसमें समझ में आ जाए। फोर्ट ये लोड, ठीक है, सिंपल पुल। देखिए, इफ़ वी नेगलेक्ट, अगर नेगलेक्ट करते हैं क्या, मास ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अगर हम लोग नेगलेक्ट कर देते मास ऑफ स्ट्रिंग यानी इसमें जो स्ट्रिंग यूज हो रहा है उसका कोई भी मास हम लोग नहीं लेते, मानते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है वो नेग्लिजिबल मास का है। और दूसरा, द फ्रिक्शन एट द एक्सेल, यानी हम लोग अगर मान लेते हैं कि अगर इस स्ट्रिंग का मास, अगर मास ही नहीं होगा तो वेट भी नहीं होगा। अगर इस स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, उसके मास को काउंट नहीं करते हैं, और ये जो एक्सिल है इसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको भी हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, अगर उसको मेंशन नहीं करते हैं, तो इन बैलेंस पोजीशन में क्या होगा, बैलेंस पोजीशन किसको बोलेंगे, जब लोड इक्वल हो जाएगा किसके, ये बैलेंस पोजीशन में ये लोड क्या हो जाएगा, इस टेंशन के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो इन फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, और इस स्ट्रिंग के मास को भी नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये बैलेंस की पोजीशन मतलब क्या होता है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये लोड जो है इस टेंशन के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 1, और ये जो इफोर्ट है इस टेंशन के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 2। ये कौन सा पोजीशन है, जब पुल्ली नॉट रोटेटिंग। ये क्या हो रहा है, जब पुल्ली इज नॉट, क्योंकि अगर पुल्ली रोटेट करने लगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इफोर्ट ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर हम इसको नीचे खींचेंगे और ये लोड ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इफोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर तो ये बैलेंस का पोजीशन पे नहीं रहा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोगों को बैलेंस पोजीशन पे रखना है, इसको हम लोगों को बैलेंस पोजीशन पे रखना है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको करना पड़ेगा कि पुल्ली को रोटेट नहीं करने दिया जा सकता है। ठीक है, कि पुल्ली को रोटेट नहीं होगा तो लोड क्या हो जाएगा, इस टेंशन के, स्ट्रिंग के जो टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, टेंशन फोर्स होता है, आप लोगों को पता ही होगा, पढ़े हैं आप लोग 9th क्लास में। तो लोड जो है इस टेंशन के इक्वल हो जाएगा और इफोर्ट जो है इस टेंशन फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से क्या हो जाएगा,
लोड इक्वल टू इफोर्ट या इफोर्ट इक्वल टू लोड, जो बोलिए, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो लोड क्या हो जाएगा, इफोर्ट के इक्वल। यानी यहाँ पे समझने का चीज़ ये है कि सिंगल फिक्स्ड पुल्ली में अगर हम इस फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं और स्ट्रिंग के मास को नेगलेक्ट करते हैं, तो सिंगल फिक्स पुल्ली में इफोर्ट जो होता है वो लोड के इक्वल हो जाता है। ध्यान से देखिएगा बैलेंस का ये कंडीशन में, ये कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इफोर्ट एंड लोड if we not consider the friction and mass of the string and in a balanced position, if load is 5 kgf दे दिया, 10 kgf दे दिया, कुछ भी दे दिया, then what will be the effort? तो आपको पता ही है कि जितना ही लोड होगा उतना ही इफोर्ट होगा, जितना ही इफोर्ट होगा उतना ही लोड होगा इन बैलेंस पोजीशन। तो यही कॉन्सेप्ट अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो एग्ज़ाम में सोचता है कि लोड दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दिया हुआ है, तो इफोर्ट कैसे निकालेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट अगर वो समझ होगा, पढ़ा होगा, तो पता चलेगा कि लोड जो है वो इफोर्ट के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लोड इफोर्ट के इक्वल? क्योंकि इस पोजीशन को हम लोग बैलेंस्ड है, ये एक बैलेंस टाइप का पोजीशन है। चलिए अब हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, फिर हम लोग आस्ते आस्ते सारा कुछ वेलोसिटी रेशियो शो निकालेंगे। चलिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड, जनरली हम लोग लिखते हैं लोड बाय इफोर्ट, ठीक है। तो लोड कितना, इक्वेशन 1 में क्या था, L इक्वल टू टी टेंशन, इफोर्ट भी क्या था टी, तो ये कट के क्या हो गया 1, यानी ये क्या हो गया मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, देयर मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज no gain in mechanical, there is no gain in mechanical advantage, यानी वहाँ पे कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज का गेन हुआ ही नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं वेलोसिटी रेशियो। उससे पहले देख लीजिए, अब यही पुल्ली है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स पोजीशन है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ कि पहले बनाया हुआ है, इफोर्ट और इधर क्या है लोड, यही है लोड, और इधर क्या लग रहा है इफोर्ट, इधर टेंशन। अब मान लीजिए इफ इफोर्ट ई मूव, अब मान लीजिए इसको खींच रहे हैं, मूव और डिस्टेंस डी डाउनवर्ड, क्योंकि इफोर्ट हम इधर खींचेंगे तब तो लोड ऊपर होगा, मतलब ये डाउनवर्ड जाएगा तब तो ये लोड अपवर्ड जाएगा। तो यानी क्या होगा, इफोर्ट क्या हो गया नीचे की ओर जा रहा है और लोड क्या होगा ऊपर। तो इफोर्ट ई मूव अ डिस्टेंस डी डाउनवर्ड, द लोड एल also move the same distance d upward, क्योंकि जितना नीचे हम इफोर्ट को खींचेंगे, इफोर्ट लगाएंगे, उतना ही ऊपर ये लोड, यानी ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर ये लोड उठेगा। तो यानी क्या हो गया, ये इफोर्ट क्या हो गया, जितना नीचे जाएगा, मान लीजिए डी डिस्टेंस जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, लोड भी क्या हो जाएगा डी डिस्टेंस ही जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है पता ही आपको, वेलोसिटी रेशियो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस बाय इफोर्ट बाय डिस्टेंस बाय लोड। इसका भी डी है, इसका भी डी है, कट के कितना हो गया 1 हो गया, इसका भी डी, इसका भी कट के कितना हो गया 1 हो गया। और इफ़िशेंसी अगर निकालते हैं, इफ़िशेंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, ये भी 1, ये भी 1, कट के क्या हो गया 1, यानी इसको 100%, यानी इफ़िशेंसी क्या हो गया 100%। इसका मतलब आप जितना इफोर्ट लगाएंगे उतना ही लोड
क्या होगा, वो ऊपर आएगा। यानी आपने जितना काम किया, जितना एफिशिएंसी लगाया, वो एकदम 100%, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी आपका किसी चीज़ में खर्च नहीं हुआ। ठीक है, ये सब डिपेंड। आप जब साइंस सिटी जाएंगे, सिलीगुड़ी में जो साइंस सिटी है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो देखिएगा, रोड के साइड में ही साइंस सिटी के भीतर जब जाएंगे देखेंगे 3 टाइप का अरेंजमेंट है, 3 टाइप का अरेंजमेंट है वहाँ पे देखेंगे। एक में जो है 1 पुल्ली लगा हुआ है, एक में 2 पुल्ली लगा हुआ है, एक में बहुत सारा पुल्ली लगा हुआ है। ठीक है, इसमें मान लीजिए 50 kg है, हाँ, और यहाँ से 2 पुल्ली में ऐसे जाके फिर यहाँ से ऐसे जाके रस्सी लटका हुआ है। यहाँ पे भी मान लीजिए ये 85 kg रखते हैं, यह भी 50 kg है, और यहाँ से फिर रस्सी ऐसे जाके फिर इससे जाके ऐसे जाके ऐसे आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 50 kg है। तो यहाँ पे जो इफ़ोर्ट लगा रहे हैं आप, इसमें आपको ज़्यादा इफ़ोर्ट लगाना पड़ेगा। इसमें आप कम इफ़ोर्ट लगाएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जितना इफ़ोर्ट लगाएंगे उतना ही ये मूव करेगा। जैसे अभी पढ़ा था ना, सिंगल फिक्स पुल्ली में क्या था, 100% एफिशिएंसी, मतलब जितना आपने इफ़ोर्ट लगाया उतना ही लोड ऊपर जाएगा, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन जैसे ही 2 ठो पुल्ली लगा दिए, इफ़ोर्ट आप कम लगाएंगे, लोड बहुत ऊपर उठ जाएगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 इंसान मिल के इसको उठा रहा था, यहाँ पे 2 इंसान मिल के ही इसको उठा देगा। जब पुल्ली को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक अकेला इंसान ही इसको उठा देगा, सेम ही इंसान है, उठा देगा। क्योंकि जब ये पुल्ली जब बढ़ता है तो इफ़ोर्ट लेस लगाते हैं तो लोड काम ज़्यादा होता है। इसलिए देखा होगा एक छोटा सा क्रान जो है अपने से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा वेट वाले को उठा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में पुल्ली और गियर्स लगे होते हैं और वो काम करता है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग वो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से वर्क करता है। ये सब साइंस सिटी में है, जाके आप देख सकते हैं। सिलीगुड़ी में जो साइंस सिटी है उत्तरायण के पास, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। साइंस सिटी में बहुत सारा चीज़ साइंस का है। अगर आप सही से अगर एक साइंस के लिए ही जाएंगे कि साइंस सिटी में जाके मुझे देखना है कि सर ने जो जो मुझे फिज़िक्स में पढ़ाया है, जो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ सब कुछ है। लाइट से लेकर, साउंड से लेकर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, ऑप्टिक्स, मिरर, वेट, पुल्ली, गियर, सब कुछ है वहाँ पे। अगर आप ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा मेरा कंसेप्ट, तो वहाँ पे जाएंगे आपको सब चीज़ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंगल फिक्स पुल्ली में इफ़िशिएंसी 100%, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है और इफ़ोर्ट लोड के इक्वल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और सिंगल मूवेबल पुल्ली। ये था कैसा, सिंगल फिक्स पुल्ली। ये कैसा था, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सिंगल मूवेबल पुल्ली, और उसका फिर देखेंगे कि जब एक पुल्ली है, सिंगल है, लेकिन वो मूव कर रहा है तो क्या होता है। फिर जब पुल्ली 2 हो जाता है, 2 पुल्ली लगता है तो क्या होता है। फिर जब बहुत सारे पुल्ली लगाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली, तो क्या होता है। ये सब करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट एंड प्लेन। देखिए, मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों का, मैं लाइव क्लास सोच रहा था करूँगा, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं। कोई बोलते हैं नेट का इशू है, कोई बोलते हैं कुछ इशू है, कुछ इशू है। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों की सुविधा के लिए करा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास। ठीक है, बाकी जितने भी ICSE 9 वाले हैं उन लोग का मैं लाइव क्लास कराता हूँ, क्योंकि वो लोग सारे स्टूडेंट अटेंड करते हैं क्लास। आप लोग में से नहीं करते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास करता हूँ आप लोग की सुविधा के अनुसार। तो ये रिकॉर्डिंग क्लास जैसे मिलता है आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिए, घर पे बैठ के न्यूमेरिकल्स बनाइए बुक से। कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है मुझसे आके पूछिए, क्योंकि जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कोई बच्चे क्लास में नहीं है, आप लोग को जो है डाउट पूछना पड़ेगा। डाउट नहीं पूछेंगे, बोर्ड में है, आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, कोई 7, 8, 9 में नहीं है कि चलो इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल बहुत बढ़िया से मेहनत करेंगे। ये क्लास 10 है, इसमें या तो आर पार की लड़ाई है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ही पास कर सकेंगे। ऐसा भूल से भी मत सोचिए कि कोरोना वायरस है तो बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला है। सिलेबस में जो दिया हुआ है वो उसी से पूछेगा। बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड की तरह ही होता है, ईजी नहीं होता है।
अगर आप पढ़े होंगे, आपको अगर वो सब आता है तो आपके लिए ईजी है। अगर आप मेरा कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो बहुत हार्ड होने वाला है आप लोग। तो आज इतने ही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।